मैं सचिन कुमार मंदिलवार, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया। आप सभी का इस आज के इस व्याख्यान में मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भाइयों के द्वारा आज मुझे एक शीर्षक पे बोलने को कहा गया है, इतिहास क्या है। इस पर मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। इतिहास का उद्देश्य अतीत का अवलोकन करना होता है और उसके माध्यम से वह वर्तमान को प्रकाशित करता है तथा भविष्य को एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। जब हम इतिहास के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, इतिहास के उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर यह कहा जाता है कि इतिहास की ओरिजिन यूरोप में यूनान से हुई। यूनान में हिस्टोरे उस विशेषज्ञ को कहा जाता था जो वाद विवाद का निपटारा किया करता था। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले उपयोग हिस्टोरिका में हेरोडोटस के द्वारा किया गया था, जिन्हें इतिहास विषय का जनक भी कहा जाता है। इतिहास शब्द से आशय ही है खोज अथवा अनुसंधान। इतिहास शब्द की जब हम शाब्दिक अर्थ निकालना चाहते हैं तो हमें देखते हैं इतिहास, यानी निश्चित रूप से ऐसा हुआ, अतीत की वह घटना जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। जो आरंभिक इतिहास है उसको प्राग इतिहास की संज्ञा दी गई है, जिसमें स्टोन एज के अंतर्गत हम लोग पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज की चर्चा करते हैं। स्टोन एज के बाद कालांतर में मेटल एज आया। मनुष्य को सबसे पहले तांबे की जानकारी हुई, उसे ताम्र युग कहते हैं। और बाद में मनुष्य ने तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीखा, जिसको ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन कहते हैं। यह सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता के सिविलाइजेशन के को हम कह सकते हैं और इसे कहा जाता है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, यानी ऐसा इतिहास जिसके केवल पुरातात्विक स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत में लिपि है, लेकिन उसको आज तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को आद्य इतिहास कहा जाता है। लेकिन इतिहास उसको कहा जाता है जिसके साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं और पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। प्रत्येक युग में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप इतिहास चिंतन का स्वरूप जो रहा है वो परिवर्तनशील रहा है। कालांतर में इतिहास के अध्ययन में ऐसे दृष्टांतों की गवेषणा की गई है जिससे मानव समाज शिक्षा ग्रहण कर सके। विशेष रूप से जो 20वीं सदी आई उसमें इतिहास चिंतन का स्वरूप वैज्ञानिक होने लगा, सार्वभौमिक होने लगा। अब अगर किसी एक राष्ट्र की समस्या होती थी या होती रही तो वह पूरे विश्व की समस्या मानी जाती थी और पूरा विश्व उस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता था। सामान्य अर्थों में जब हम कहते हैं व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, तो लगता है कि यह एक बहुत ही सरल प्रश्न है। लेकिन जब हम इस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इतिहास क्या है, इसके बारे में विद्वानों में बहुत सारा मतैक्य है और
अलग अलग तरीके से उसे उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। इतिहासकारों का एक वर्ग जिनमें जी.एम. ट्रेवेलियन, डच इतिहासकार हुइजिंगा, एफ.एस. ओलिवर ऐसे इतिहासकार हैं जो इतिहास को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर हेनरी पिरेन का भी यह कहना है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। साथ ही साथ इतिहास में जो हम अध्ययन करते आ रहे हैं उसमें हम आमतौर पे शासक वर्ग पर केंद्रित इतिहास का अध्ययन करते हैं। एंशिएंट एज में जब हम मौर्य काल में सम्राट अशोक की बात करते हैं जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक 37 वर्षों तक शासन किया, और मुगल काल में अकबर की चर्चा करते हैं जिन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक एक दीर्घ काल तक भारत में शासन किया। इस समय के इतिहासकारों का लेखन पूरी तरह से शासक वर्ग पे केंद्रित रहा। ठीक है, सम्राट अशोक ने इतना से इतने समय तक शासन किया, अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया, लेकिन इनके समय आम जन की स्थिति क्या थी उसको जानने का प्रयास इतिहासकारों ने तत्कालीन समय में नहीं किया। इसलिए आजकल इतिहास में एक विचारधारा चली है सबल्टर्न स्टडीज, जनवादी इतिहास। और जनवादी इतिहास ये कहता है इतिहास को ऊपर से नीचे नहीं बल्कि इतिहास को अब नीचे से ऊपर देखने की आवश्यकता है। रेनियर का अभिमत है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों की कहानी है, लेकिन सभ्य समाज से अभिप्राय यहाँ पर संगठित समाज तथा राज्य और प्रशासन से है। अतः इतिहास समाज तथा राज्य का नेतृत्व करने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी हम इतिहास को कह सकते हैं। तो जब हम इतिहास क्या है की बात करते हैं तो पहली बात होती है कि इतिहास कहानी है, लेकिन ऐसी कहानी नहीं है कि जो कि स्वांतः सुखाए हो, बल्कि ऐसी कहानी है जिससे समाज को अतीत की घटना से कुछ शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अलावा इतिहासकारों का जो दूसरा समूह है वह यह कहता है कि इतिहास सामाजिक विज्ञान है। अब इतिहास सामाजिक विज्ञान कैसे है? जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग भौगोलिक क्षेत्र की भी बात करते हैं, क्योंकि भूगोल और इतिहास का रिलेशन बड़ा घनिष्ठ है। जो रिलेशन स्टेज का नाटक से होता है वही रिलेशन इतिहास और भूगोल के मध्य होता है। इस धरती को एक रंगमंच माना गया और इस धरती पे समय समय पर अनेक राजवंशों ने आकर शासन किया, अभिनय किया, तो वो इतिहास है। और भौगोलिक परिस्थिति भी इतिहास को बहुत हद तक प्रभावित करती है। जैसे हम मंगोलों के बारे में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति ने उन लोगों को लड़ाकू बनाने का कार्य किया। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम भूगोल का भी अध्ययन करते हैं, हम तत्कालीन समाज का भी अध्ययन करते हैं, यानी अतीत का और समाज कैसा था। आज इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है? अतीतकालीन समाज का। जैसे हम नारियों की दशा के बारे में बात करते हैं, नारियों की दशा सबसे अच्छी कब रही? ऋग्वैदिक युग में विश्वारा, घोषा, अपाला, सिक्ता जैसी विदुषी कन्याओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं। तो वह उस समय का समाज था, लेकिन उसकी चर्चा हम इतिहास विषय के अंतर्गत करते हैं। यानी इतिहास में समाज शास्त्र भी समाहित है। इसके अतिरिक्त इतिहास में राजनीति का भी अध्ययन होता है। राजा की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी, राजनीति क्या होता है, राजा का क्या कर्तव्य होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन अर्थशास्त्र क्या था? अर्थशास्त्र
राजनीति शास्त्र का ग्रंथ था। इतिहास में हम आर्थिक पहलुओं की भी चर्चा करते हैं। आर्थिक स्थिति अमुक राजवंश के समय कैसी रही, जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अध्ययन में हमें पाते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। यानी इकोनॉमिक स्टेटस किसके समय में ज्यादा अच्छी थी? कुषाणों के समय में। क्यों थी? क्योंकि जो तत्कालीन समय में सिल्क रूट था, जो चीन को सेंट्रल एशिया से जोड़ता था, उस सिल्क रूट पर कुषाणों का अधिकार था। इसलिए उन्होंने जो सिक्के जारी किए वो पूरी तरह से शुद्ध 24 कैरेट के सिक्के थे। तो इससे हमको इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी आर्थिक व्यवस्था का भी अध्ययन, भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, क्या थी। राजा प्रजा से टैक्स लेता था, लेकिन कितना लेता था, इसके बारे में मनुस्मृति, जिसका अंग्रेजों ने सबसे पहले अनुवाद द कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया था, उसमें यह कहा गया था कि राजा प्रजा से टैक्स लेगी। क्यों लेगा? क्योंकि राजा प्रजा के जान और माल की रक्षा कर रहा है। कितना लेगा? 1/6। लेकिन आपात स्थिति में राजा को यह अधिकार दिया गया था कि राजा टैक्स को बढ़ा भी सकता है। कुछ राजाओं ने 1/4 टैक्स लिया, कुछ राजाओं ने 1/3 टैक्स लिया, कुछ राजाओं ने 1/2 टैक्स लिया। ऐसे भी उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास में संस्कृति का भी अध्ययन होता है। यानी इतिहास की एक शाखा सांस्कृतिक इतिहास के रूप में भी हम देखते हैं। यानी इतिहास एक ऐसा विशाल भवन है जिसमें अनेक कक्ष रूपी विषय समाहित है। यानी इतिहास क्या है, इसके बारे में एक वर्ग का कहना है इतिहास कहानी है, दूसरे वर्ग के लोगों का कहना है इतिहास सामाजिक विज्ञान है। तीसरा जो अभिमत है वह यह है कि इतिहास ज्ञान है। लेकिन कैसा ज्ञान है? इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जिसे हम विशेष कहते हैं, विशेष प्रकार का ज्ञान। विज्ञान क्या है? ज्ञान के आगे हम वी लगा देते हैं तो हो जाता है विज्ञान। यानी विशेष प्रकार का ज्ञान विज्ञान है। वैसे ही इतिहास भी ज्ञान है, लेकिन कैसा ज्ञान है? इतिहास एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। और इतिहास से, इतिहास की घटनाओं से, इतिहास के अध्ययन से हम ये सबक लेते हैं कि अतीत में जो गलतियां हमसे हुई वह भविष्य में न हो। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब 20वीं सदी का आरंभ हुआ तो विश्व इतिहास में यह समय गुटबंदी का समय था, तनाव का समय था, जिसका परिणाम हम 1914 to 1918 के युद्ध में देखते हैं। इस अवधि में दुनिया के 36 देश इन्वॉल्व हो गए थे, इसलिए इसको नाम दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 के द्वारा, और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के प्रयासों से एक संघ, जिसको राष्ट्र संघ नाम दिया गया, वह गठित हुआ कि यह संघ दुनिया के देशों के बीच के तनाव को कम करने का या रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन राष्ट्र संघ को अमेरिका के सीनेट ने अपनी अनुमति नहीं दी, और बाद में यह कहा जाने लगा उसके, जब हम आलोचना करते हैं, कि राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जो भौंक तो सकता है लेकिन काट नहीं सकता। और हमने देखा कि पेरिस के शांति सम्मेलन के महज 20 वर्षों बाद, यानी 1939 में 1 सितंबर को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। अगर हम विश्व युद्ध के बीजारोपण की बात करें तो हम पाते हैं कि विश्व युद्ध का बीजारोपण सन 1870 के सीडान युद्ध में हुआ था, जिसमें नेपोलियन थर्ड अपने 83,000 सैनिकों के साथ अरेस्ट कर लिया गया था। और इसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की अलायंस हुई थी। इसमें विजेता पक्ष जर्मनी था, पराजित पक्ष फ्रांस था। इसलिए जर्मनी ने अपनी संधि की शर्तों को फ्रांस पर थोपा। उसने उसका अल्सास और लॉरेन का क्षेत्र, मेत्स और स्ट्रासबर्ग का किला
ले लिया, क्योंकि वह क्षेत्र आर्थिक महत्व का था, उसकी सीमा से लगा हुआ था। कोई भी देश इस राष्ट्रीय अपमान को सहन नहीं कर सकता। फ्रांस भी सहन नहीं कर सका, लेकिन चूंकि उस समय वह पराजित हुआ था, इसलिए उसको इन शर्तों को मानना पड़ा। और कालांतर में 1871 टू 1890 जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क रहा, जिसने ऐसी विदेश नीति अपनाई कि फ्रांस एकाकी बना रहे। लेकिन बिस्मार्क के डाउनफॉल के बाद हमें देखते हैं कि कैसर विलियम द्वितीय का जब जर्मनी में शासन आया, उसने बिस्मार्क की व्यवस्था को पलट दिया। परिणाम स्वरूप अब फ्रांस एकाकी नहीं रहा, फ्रांस को मित्र मिले। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड एक गुटे तैयार हो गया, और दूसरा गुट जर्मनी का था, जिसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया थे, अन्य देश थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फ्रांस की विजय हुई, फ्रांस वाले गुट की, जर्मनी वाले गुट की पराजय हुई। अब वही स्थान था 18 जनवरी का 48 साल बाद कि अब संधि की शर्तों को थोपने की बारी फ्रांस की थी। फ्रांस ने जर्मनी पर इतनी संधि आरोपित की कि यह कहा जाने लगा कि जर्मनी को ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करना पड़ा, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी, इसके सिवाय उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। और इससे जो प्रतिशोध की भावना थी, प्रतिस्पर्धा की भावना थी, वह बढ़ी। और जर्मनी में कालांतर में एडोल्फ हिटलर ने उग्र राष्ट्रवाद को आगे लाकर जर्मन वासियों को आक्रोशित किया। परिणाम स्वरूप 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रथम की तुलना में अधिक विनाशकारी था। 1939 टू 1945 तक यह विश्व युद्ध चला, और इस विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जो घटना घटी, उससे पूरा मानव समाज आज भी लज्जित होता है। जब जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का बम, और नागासाकी में 9 अगस्त को लिटिल बॉय नाम का बम अमेरिका ने गिराया। जो विनाश हुआ, उससे जापान शून्य में चला गया। ये तो कम शक्ति का बम था, और आज न जाने क्या क्या ऐसे बम बन चुके हैं। हम लोग सुनते हैं अधिक क्षमता के परमाणु बम के बारे में, हाइड्रोजन बम के बारे में, न्यूट्रॉन बम के बारे में। और अगर इनका प्रयोग हो गया तो क्या होगा? शायद मानव सभ्यता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैं दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की बात नहीं करता, लेकिन इतना अवश्य कहता हूं कि चौथा विश्व युद्ध फिर पत्थर और डंडों से लड़ा जाएगा, यानी फिर हम शून्य में पहुंच जाएंगे। तो इतिहास हमको ज्ञान प्रदान करता है, हमें सचेत करता है कि अतीत में जो गलतियां हुई उसका दोहराव हम भविष्य में न करें। मध्य युग में जब दिल्ली सल्तनत काबिज हुई, भारत में सत्ता उसकी कायम हुई, उसमें 5 राजवंशों ने शासन किया: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। 1206 से लेकर 1526 के अवधि के दरमियान। इसमें जो खिलजी राजवंश रहा 1290 से लेकर 1320, 30 वर्ष का शासनकाल खिलजी राजवंश का रहा। और इसमें 20 साल का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक का शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं सिकंदर भी बनना चाहता हूं और पैगंबर भी बनना चाहता हूं। लेकिन उसके सलाहकार ने उसे सलाह दी कि आप इतिहास से ज्ञान प्राप्त कीजिए। सिकंदर ने विश्व विजय का ख्वाब देखा था, लेकिन क्या पूरा हुआ? जी नहीं। सिकंदर तो लौटकर अपने देश भी नहीं पहुंचा, बेबीलोन में ही उसका देहांत हो गया। और इस घटना से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा ना बना लें कि जिसको प्राप्त करना ही कठिन हो। तो अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास से ज्ञान मिला कि विश्व विजय का ख्वाब छोड़ दें, उसके स्थान पर हम भारत विजय का लक्ष्य निर्धारित करें। हालांकि यह लक्ष्य भी छोटा नहीं था, लेकिन इसको उसने पूरा किया था। गुजरात, रणथंभौर,
चित्तौड़, मालवा, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांडे राज्यों को उसने विजित किया। और जो उसका दूसरा विचार था कि मैं पैगंबर बनना चाहता हूं, इसके बारे में उसे सलाह दी गई कि आप इतिहास से शिक्षा प्राप्त कीजिए। राजा का कार्य होता है राज्य करना, न कि धर्म चलाना। अगर आपको धर्म चलाना है तो आप राज्य करना छोड़ दीजिए। तो उसने इस विचार का परित्याग किया कि वह धर्म का संचालन नहीं करेगा। और कालांतर में हम देखते हैं कि मुगल काल में अकबर ने एक धर्म चलाया था 1582 में, दीन ए इलाही। और हम जानते हैं कि दीन ए इलाही का क्या हश्र हुआ था। महज 18 या 22 लोगों ने उसको स्वीकार किया और यह एक प्रकार से फ्लॉप शो साबित हुआ, क्योंकि इस दीन ए इलाही धर्म को कोई विशेष रिस्पांस समाज से नहीं मिला। इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, जिसका रियल नेम महेश दास था। यानी इतिहास हमको ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए इतिहास की एक शाखा, या कह लें हम इतिहास को जब परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि इतिहास कहानी है, इतिहास सामाजिक विज्ञान है, लेकिन इतिहास ज्ञान भी है। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का अभिमत है कि संपूर्ण इतिहास विचार का इतिहास है। कॉलिंगवुड इस विचारधारा के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। उनका यह कहना है कि मनुष्य का कार्य विचारपूर्ण होता है। इतिहास में विचार को प्रधानता देने का तात्पर्य यह है कि विचार ही मानवीय कार्य व्यापार का मूल स्रोत है। मानवीय कार्यों के लिए विचार प्रेरक शक्ति होता है। लेकिन कॉलिंगवुड के इस मत का आलोचना प्रोफेसर वॉल्स ने किया है और उन्होंने कहा है कि इतिहास विचार प्रधान नहीं होता, क्योंकि दैवीय प्रकोप के समक्ष मानवीय विचार प्रधान न होकर अस्तित्वहीन प्रतीत होने लगता है। फिर भी हम देखते हैं कि इतिहास में जो इतिहासकार का विचार है उसका भी एक अपना अलग महत्व होता है। इसलिए कॉलिंगवुड की जो मान्यता है, संपूर्ण इतिहास विचार का इतिहास होता है। साथ ही साथ एक अन्य विचारधारा है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है। इस मत के प्रतिपादक थे क्रोचे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है, क्योंकि जब एक इतिहासकार अतीत की जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इतिहासकार आज का व्यक्ति है, लेकिन आज से हजारों साल पहले की घटना को वह ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से जानने का प्रयास एक इतिहासकार किया करता है। उसका दृष्टिकोण आज का होता है, लेकिन वह अतीत की घटना को जानने का प्रयास करता है। हड़प्पा सभ्यता में जब एनजी मजूमदार उत्खनन का काम करा रहे थे तो उनको एक साक्ष्य मिला जिसको उन्होंने कहा कि ये लिपस्टिक का अवशेष है। तो लिपस्टिक आज यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, लेकिन घटना कब की है? हड़प्पा सभ्यता की। आज से तकरीबन 4000 साल पहले की घटना हड़प्पा सभ्यता की घटना थी। एल्टन का यह मत था कि वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन सुखद भविष्य के लिए होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक इतिहास समसामयिक होता है और अतीत के विषय में जिज्ञासापूर्ण अनुसंधान एक इतिहासकार करता है और उसका जुड़ाव उस युग से इतना ज्यादा हो जाता है कि वह उससे घनिष्ठ रूप से जुड़ जाता है जितना कि हमारे वर्तमान कालिक अस्तित्व के प्रपंच से वो जुड़ा होता है। इस प्रकार सामयिकता इतिहास का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। इतिहास में रेनियर का एक कोटेशन हमें मिलता है जिसमें रेनियर कहते हैं कि संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए इसका स्मरण करता हूँ। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि एक इतिहासकार अतीत का अध्ययन अतीत के लिए नहीं अपितु सुरक्षित वर्तमान तथा सुखद भविष्य के लिए करते हैं। इतिहासकारों के एक वर्ग का यह भी मानना है कि इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच सेतु है। हिस्ट्री इज ए ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। जी आर एल्टन कहते हैं कि इतिहासकार जिसे लिखता है
वही इतिहास है। फॉर एग्जाम्पल, अतीत में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, लेकिन क्या इसमें सारी घटनाओं को लिखा जा सकता है? कदापि नहीं। लिखा सिर्फ उसे जा सकता है जिसके साक्ष्य, जिसके तथ्य, जिसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हो। सर विंसेंट आर्थर स्मिथ ने सन 1904 में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था, जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास में 175 to 275 तक के 100 साल को डार्क एज निरूपित किया है। अब ऐसा तो नहीं था कि इस अवधि में हमारे देश में कोई रहा ही नहीं, कोई शासन व्यवस्था नहीं रही, कोई जनता नहीं रही, अवश्य रहे होंगे, लेकिन उस युग का कोई भी प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए उसको विंसेंट स्मिथ डार्क एज की संज्ञा देते हैं। कुषाण युग के पतन के बाद से लेकर गुप्त वंश के उत्थान तक। E.H. कार, जिन्होंने एक पुस्तक ही लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, वे लिखते हैं कि इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। यह एकाकी व्यक्तियों के बीच संवाद नहीं, अपितु अतीत कालिक तथा वर्तमान कालिक समाज के बीच का संवाद है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारत में जो महर्षि थे, उन लोगों ने जो रचनाएं रची, वेद, पुराण, महाकाव्य, ये रचना स्वांतः सुखाय नहीं थी, अपितु ये रचनाएं भावी पीढ़ी के लिए थी। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वैदिक युगीन इतिहास के सोर्स की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक युगीन के इतिहास की बात करते हैं तो शेष 3 वेद हैं, 4 वेद। इसके अलावा वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी, ये 6 वेदांग हैं। पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं। इसके अलावा जो महाकाव्य हैं उसमें जो बेहद लोकप्रिय हैं, रामायण और महाभारत। अभी लॉकडाउन के दौरान टीवी पर रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण और B.R. चोपड़ा के द्वारा निर्देशित महाभारत का प्रसारण फिर से शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर लोग इसको देख रहे हैं, इस पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। रामायण से हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि सदैव असत्य पर सत्य की जीत होती है। और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हमेशा अधर्म पे धर्म की जीत होती है। श्री कृष्ण से जब आशीर्वाद लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन गए, अब 2 में लड़ाई होगी, एक पक्ष जीतेगा, दूसरा पक्ष पराजित होगा, लेकिन आशीर्वाद किसको विजय श्री का दें, किसको पराजित होने के लिए कहें? तो श्री कृष्ण ने उनको एक आशीर्वाद दिया, यतो धर्म स्तवो जय, अर्थात जहां धर्म होगी वहां विजय होगी। और हम सभी जानते हैं धर्म किसके साथ था और अधर्म किसके साथ था। तो इतिहास को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास इतिहास के विद्वानों के द्वारा किया गया है। वस्तुतः इतिहास के बारे में महाभारत में लिखा हुआ है कि जिससे हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको पुरुषार्थ कहा जाता है, के प्राप्ति की शिक्षा मिलती है, वह इतिहास है। तवारीख दाऊदी में लिखा हुआ है कि इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह वर्तमान की नींव है और भविष्य की कल्पना है। तो इतिहास का जो परिभाषा है, कोई एक परिभाषा नहीं है, बल्कि इसके अनेक रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। एक स्थान पर मुझे पढ़ने को मिला, जो देखी हिस्ट्री कासिम इस बात पे यकी आया, उसे जीना नहीं आया और उसे मरना नहीं आया। तो इतिहास का अर्थ बड़ा व्यापक है, इसको एक परिभाषा के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता।
और जहां तक इतिहास के अर्थ की बात है, जनसाधारण इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करे अथवा नहीं करे, किंतु अतीत के संबंध में एक अवधारणा रहती है और यह अवधारणा सत्य हो अथवा मिथ्या, राजनीति अथवा समाज के विषय में उसके विचारों को निर्धारित करती है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ इतिहास अवश्य पता होता है। उसके अनुभवों के आधार पर, सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो कुछ न कुछ इतिहास की बात करता है। लेकिन जो एक पेशेवर इतिहासकार है वह भ्रांति या त्रुटिपूर्ण धारणा के शोधन का प्रयास करता है अपने लेखन के माध्यम से। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे महाभारत के बारे में। महाभारत की घटना कब घटित हुई थी? हमारे देश में घटित हुई थी, लेकिन कब घटित हुई थी इसके बारे में डॉक्टर बीबी लाल ने महाभारत कालीन राजधानी हस्तिनापुर का उत्खनन कराया और वहां से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसका आजकल एक वैज्ञानिक पद्धति जिसके आविष्कर्ता अमेरिका के रसायन शास्त्री एफ लीवी थे, कार्बन डेटिंग मेथड, C14 मेथड, इस मेथड के माध्यम से हम लगभग 5,500 साल पहले तक का अनुमान लगा सकते हैं। महाभारत कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें उसका जब कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया, उसके आधार पर समय निर्धारित किया गया कि महाभारत की घटना हमारे देश में 950 प्लस माइनस 50 BC में घटित हुई थी। यानी आज से तकरीबन 3,000 साल पहले हमारे देश में यह घटना घटित हुई। लेकिन महाभारत का जब हम अध्ययन करते हैं, लिटरेरी सोर्स की बात अब मैं कर रहा हूं, तो हमको यह आभास मिलता है कि उस समय नगरीय सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जब हम बीबी लाल के मत को पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि नहीं, उस समय ऋग्वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक युग की शुरुआत हुई थी और उस समय ग्रामीण सभ्यता थी, यानी ग्रामीण से शहरी की ओर हम बढ़ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाभारत लगभग 1400 साल तक मौखिक विद्या के द्वारा समाज में विद्यमान रहा। एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक यह हस्तांतरित होता रहा, जब तक कि इसको गुप्त काल में लिपिबद्ध नहीं किया गया। अब हो सकता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते होते इसमें इसका कुछ भाग छूट गया हो, कुछ भाग जुड़ गया हो, लेकिन चूंकि इसका जुड़ाव धर्म से था इसलिए इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गुंजाइश हम नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो मूल स्वरूप था, अधर्म पर धर्म की विजय होती है, ये बना रहा और इसको बाद में लिपिबद्ध किया गया जब नगरीकरण हो चुका था। इसलिए इसके लेखन में इन बातों का समावेश हम उस समय विशेष रूप से देखते हैं। यानी जो भ्रांति है समाज में, अयोध्या के बारे में आप लोग सुने होंगे कि वहां पर जो श्री राम की जन्मभूमि है वहां उत्खनन हुआ, कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई। तो इतिहासकार तथ्यों के सहारे जो सत्य बात है, जो सही तथ्य है, उसको सामने लाने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार जिस अतीत का अध्ययन करता है वो मृत नहीं बल्कि इतिहासकार के मस्तिष्क में हमेशा सजीव होता है। इस प्रकार इतिहासकार का कार्य केवल अतीत की घटना संबंधी तथ्यों का संकलन नहीं है, अपितु एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष वह समाज को प्रदान करता है। अब हम लोग जब बौद्ध लिटरेचर को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वे सम्राट अशोक को बड़ा क्रूर प्रोजेक्ट करते हैं। बौद्ध साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कुछ महिलाओं ने अशोक की हंसी उड़ाई तो अशोक ने 500 महिलाओं को पाटलिपुत्र के नरक में बंद कर दिया। कुछ की जगह सजा उसने 500 लोगों को दी। कलिंग या जब उसको राज्य प्राप्त, उसके पिता का निधन हुआ तब उसको राज्य प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, अपने भाइयों की हत्या करनी पड़ी। इस प्रकार 4 साल तक उसको संघर्ष करना पड़ा। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार का देहांत हुआ था और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। तो ये 4 साल का अंतराल क्यों आया? क्योंकि अशोक को गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में
261 से 60 ईसा पूर्व में उसने एक बड़ी लड़ाई लड़ी जिसको कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग यानी उड़ीसा, और वहां पर नंदराज नाम के राजा का शासन था जिसे सम्राट अशोक ने परास्त किया। 13वें अभिलेख में वो उसकी चर्चा भी करता है, और किस प्रकार उसमें लोग मारे गए उसकी भी वो चर्चा करता है। यानी जो बौद्ध साहित्य हैं, स्रोत हैं, वे अशोक को क्रूर प्रोजेक्ट करते हैं ये बताने के लिए कि अशोक क्रूर था, लेकिन अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ? जब उसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया, तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। इसी प्रकार जब हम अपने देश में सन 1857 की घटना की चर्चा करते हैं, उसके कारणों पर बात करते हैं, तो अनेक कारण इसके हमें मिलते हैं। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण। लेकिन सन 57 की क्रांति के तात्कालिक कारण थे चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि अंग्रेजों ने जो कारतूस तत्कालीन समय में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए दिया, उन्हें प्रयोग करने के पूर्व दांत से खींचना होता था और उसमें पशुओं की चर्बी प्रयुक्त होती थी। जिन पशुओं के बारे में कहा जाता है उससे हिंदू भी प्रभावित हो रहा था, मुसलमान भी प्रभावित हो रहा था, तो यह उसका एक तात्कालिक कारण माना गया। दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसके पीछे गुटबंदी, तनावपूर्ण स्थिति तो जिम्मेदार थी ही, लेकिन इसका भी एक तात्कालिक कारण था। जब 28 जून सन 1914 को बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आरोप लगाया, उसको अल्टीमेटम दिया, और ठीक इस घटना के एक महीने बाद 28 जुलाई सन 1914 को उसने सर्बिया पे आक्रमण करके युद्ध को शुरू कर दिया। घटना छोटी सी थी, दो देशों के बीच का मामला था, लेकिन जैसे संक्रामक रोग फैलता है वैसे दुनिया के देशों में युद्ध का रोग फैला और इससे लगभग 36 या 37 देश प्रभावित हो गए थे। तो इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण यह था। 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन की फोर्ड नाट्यशाला में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या हुई। जिस समय यह घटना घटी उस समय वह एक वास्तविक घटना थी, लेकिन आज यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसका पुनर्प्रत्यक्षीकरण आज संभव नहीं, लेकिन इस घटना के कुछ धूमिल चित्र तत्कालीन लेखों में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में अभी भी उपलब्ध हैं। हमारे देश में, दुनिया में, प्रदेश में, समाज में प्रत्येक दिन अनेक घटनाएं होती हैं, लेकिन सभी घटनाएं ऐतिहासिक तथ्य नहीं होती। कुछ जो विशेष घटना है, जैसे इतिहास दर्शन में कहा गया है, सामान्य व्यक्ति की विशिष्ट घटना और विशिष्ट व्यक्ति की सामान्य घटना, ये इतिहास होता है। और जब हम इतिहास के तथ्यों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य पुस्तकों में, पांडुलिपियों में, अभिलेखों में, शिलालेखों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, और बिना तथ्य के इतिहासकार इतिहास का लेखन नहीं कर सकता। इतिहास दर्शन में तथ्य को बाजार में मिलने वाली मछली के समान माना गया है, कहा गया है, और ये बताया गया है कि जैसे बाजार में मिलने वाली मछली एक है, 4 व्यक्ति जाते हैं, मछली अपने अपने घर लाते हैं, पकाते हैं, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग होता है, सबका रस्सा स्वादन अलग अलग होता है। इसी प्रकार इतिहास के तथ्य हैं, और इतिहासकार जब उसका लेखन करता है तो तथ्य तो वही हैं, लेकिन उसकी व्याख्या वह अपने तरीके से, अपने बनाने के विधि से उस अनुसार वह करता है। इतिहास में तथ्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तथ्य होता है कठोर तथ्य और दूसरा तथ्य होता है कोमल तथ्य। अब आप कहेंगे कि तथ्य तो तथ्य है, क्या कठोर है और क्या कोमल है? तो इसके बारे में
इतिहास दर्शन में हमें अध्ययन करने को मिलता है कि जो घटनाएं प्रामाणिक हैं, वास्तविक हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य हुआ। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। अब हम पहले युद्ध की बात करते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका मुकाबला हुआ? अकबर और इब्राहिम लोदी। कहाँ हुआ? पानीपत के मैदान में। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसकी व्याख्या करेंगे, यानी अभी जिसकी मैंने बात की वो कठोर तथ्य है, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम जय और पराजय की बात करते हैं कि पहले युद्ध में बाबर की विजय क्यों हुई, इब्राहिम लोदी की पराजय क्यों हुई, दूसरे युद्ध में अकबर की विजय क्यों हुई, हेमू की पराजय क्यों हुई, और तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय क्यों हुई, मराठों की पराजय क्यों हुई, तो उसमें जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें अपना मत भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी इतिहासकार अपने तथ्यों के सहारे ये बताने का प्रयास करता है कि अतीत की जो घटना हुई उसको वह सामने ज्यों का त्यों प्रेजेंट करने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा गया कि इतिहासकार की आत्मा मधुमक्खी के समान काम करती है। मधुमक्खी का काम क्या है? फूलों पर बैठना, मकरंद चुनना और मधुरस का निर्माण करना। इतिहासकार भी जगह जगह से तथ्य एकत्र करता है और फिर मधुरस बनाकर उसे समाज के सामने प्रस्तुत करता है। विषाक्त तत्वों को वह बाहर निकाल देता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जुड़ाव हमारे मगध यूनिवर्सिटी से भी रहा, उन्होंने आधारशिला रखी, बड़े दार्शनिक थे, और उनका एक कोटेशन हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति होती है। आज हम और आप अपनी बात को एक दूसरे से कह पाते हैं क्योंकि हम में स्मरण शक्ति है। अगर हमारे स्मरण शक्ति का अभाव हो जाए हम में, तो क्या होगा, आप उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। दूसरा एक अभिमत हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है कि इतिहास स्वदेशाभिमान सिखाने का साधन है। आज हम लोग अपने आप को भारतवासी कहने में गर्व की अनुभूति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे देश का अतीत गौरवशाली था। इसकी शिक्षा हमें कौन देता है? इसकी शिक्षा हमें इतिहास प्रदान करता है। तो बातें बहुत सारी हैं, समय कम है, इस बात का मुझे गम है, और इतिहास के क्षेत्र के बारे में भी मैं कह पाता, लेकिन मुझे ऐसा निर्देश मिला था कि 35-40 मिनट में आपको अपनी बात कहनी है। लेकिन जब भी एक कॉलेज के लेक्चरर को या सहायक प्राध्यापक को बोलने का अवसर मिलता है तो 45 मिनट बोलने से नहीं चूकते। वही काम मैंने भी किया है। लगभग 45 मिनट हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। आप सब लोगों ने बड़ी सौजन्यता के साथ मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे पास आप सभी को देने के लिए न तो कोई उपहार है, न ही मेरे पास संसाधनों का अंबार है। आप सभी के लिए बस आभार है। धन्यवाद।